हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर पेपर की स्पेशल वीडियो में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन 8 जनवरी 2020 के यूपी टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ और ये बिल्कुल रियल पेपर है। ओके, तो पूरी वीडियो देख के जाना और जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं इनको आपको नोट भी करना है। ओके ना, चलिए एक बार बताएंगे, वॉइस क्लियर आ रही है? स्टार्ट किया जाए वीडियो को। चलिए, सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि मानव विकास का जो है प्रारंभ होता है किस अवस्था से? पूर्व बाल्य अवस्था से, या उत्तर बाल्य अवस्था से, या शैशवावस्था से, या गर्भावस्था से? बताइए सब लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम 5 साल के क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा, 5 साल के। और 5 साल के अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन टेट में पूछे जाते हैं, हमारी तैयारी किस लेवल की है और किस लेवल की तैयारी हमें करनी है। और रिपीट बहुत होते हैं क्वेश्चन। अभी जो पिछली बार का टेट का एग्जाम हुआ है 2021 में, इसमें हुआ क्या था, जूनियर वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें 2017 का 70 से 80 क्वेश्चन रिपीट कर दिया था। अब जो बच्चे लगा के गए थे वो तो अच्छा ही स्कोर कर दिए थे, जो नहीं लगा के गए थे वो पास भी नहीं हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही जरूरी है। किसी भी एग्जाम को अच्छे नंबरों से पास करना है तो आपको उस एग्जाम के कम से कम 5 साल के पुराने पेपर आपको सॉल्व करने होंगे। ओके ना? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? डी, यानी कि मानव विकास का जो प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से हो जाता है। पहला का जितने भी लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, गर्भावस्था नोट कर लेना। शैशवावस्था ये जो है कब तक होता है? ये जन्म से 3 वर्ष तक आयु की अवस्था को क्या बोलते हैं? शैशवावस्था बोलते हैं। बाल्यावस्था 4 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु को बाल्यावस्था बोलते हैं। किशोर अवस्था 13 वर्ष से 17 वर्ष। ओके, चलिए स्टार्ट करें। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। देखिए, पुस्तक और उनके लेखक जितने भी जैसे मनोविज्ञान हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी पुस्तकों का नाम आपको याद होना चाहिए। किनकी कौन पुस्तक है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है डियर? वो हैं R.M. गने। कौन है? R.M. गने। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इस बार यूपी टेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है बेहतरीन अंकों के साथ, तो अभी कभी एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? देखिए, जितना भी, चाहे वो CDP का चैप्टर हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे EVS का हो, एक एक टॉपिक की टॉपिक वाइज क्लास होगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। और साथ ही उसकी PDF भी आपको मिलेगी। जो क्लास होगी उसकी PDF भी आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके ना? चलिए, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह जो कथन है डियर, यह कथन है स्टैनले हॉल का। ओके, यहाँ पे तीसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था सूक्ष्म शिक्षण के जो है भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? अगर आप लोग BEd DLEd किए होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे। जो DLEd वाले बच्चे होते हैं उनकी थोड़ा जो है CDP सही होती है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में CDP अगर आप लोग पढ़ेंगे तभी एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, या तो फिर आप लोग नकल के भरोसे पास हो जाएं। अगर आप लोग DLEd कर रहे हैं या कर चुके हैं, अगर आप लोग रेगुलर क्लास किए होंगे, ईमानदारी से अपने से पढ़कर अगर आप लोग एग्ज़ाम निकाले होंगे, तो टेट निकालने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जितना सिलेबस है DLEd फर्स्ट सेमेस्टर में, वही पूरा आपका यूपी टेट में रखा है। 60 से 70% आपका टेट में है। भाई, संस्कृत DLEd में आप लोग पढ़े हैं, पर्यावरण आप लोग उसमें पढ़े हैं, हिंदी आप लोग DLEd में पढ़े हैं, संस्कृत आप लोग उसमें पढ़े हैं, CDP आप लोग उसमें पढ़े हैं, मैथ उसमें पढ़े हैं, तो बचा क्या? ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है डियर? ये समय लगता है टोटल 36 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न पूछा गया था सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? बताइए, कथन किसका है भाई? फटाफट जवाब दीजिए। और यही सारे प्रश्न हर वर्ष के टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो यह कथन है गेट्स एवं अन्य का। किसका है? गेट्स एवं अन्य का। अगला प्रश्न, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को जो है समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, या बच्चे को परामर्श देना चाहिए, या तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, या बच्चे को दंड देना चाहिए? बच्चे को दंड देना ही नहीं है, भगवान मान के आपको ज्ञान देना है बच्चे को, ठीक है? कभी भी दंड कभी रटवाना नहीं है बच्चों से, ये सीटेट में ज़्यादा होता है। तो बच्चे को क्या करना चाहिए डियर? परामर्श देना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न पूछा गया था, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है किससे? बताइए सब लोग। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, या छात्रों के मानसिक विकास से, या शैक्षिक संस्थानों के विकास से? तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से। 7 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसने जो है अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? स्किनर, या बीएस ब्लूम, या थॉर्नडाइक, या कोहलर? सबके बारे में पढ़ाऊंगा, स्किनर हो, चाहे बीएस ब्लूम हो, चाहे थॉर्नडाइक हो, कोहलर हो, इनसे मतलब क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है हर बार के टेट के एग्जाम में, चाहे टेट हो चाहे आपका सी टेट हो, इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। पूरी टॉपिक वाइज क्लास होगी, अगर आप लोग नोट्स बना लेंगे मेरी क्लास से तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। चलिए 8 का जितने भी लोग यहाँ पे जवाब दे रहे हैं बीएस ब्लूम, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है किसने? बीएस ब्लूम ने किया, बाकी स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर ने किया है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? बालक का विद्यालय न जाना, या बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, या जो है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, या बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना? 9 का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। सभी को गुड मॉर्निंग, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी लोग, और चैनल को तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाई जाएगी और हेल्प 100% मिलेगी। टेट तो आपका निकलवा के ही रहूँगा मैं। चलिए, शिक्षा में अवरोधन का जो तात्पर्य होता है वो होता है कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ये होता है। ओके, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? बताइए वो कौन सा कौशल है जिसमें पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? ये अभी मैं 8 जनवरी 2020 वाला पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, उसके बाद 2021 वाला। 2021 में 2 पेपर हुए थे, एक आपका जो कैंसिल हो गया था, भाई क्वेश्चन तो आपको लगाना ही है, चाहे कैंसिल हो चाहे पूर्ण रूप से हो गया हो, क्वेश्चन तो आपको लगाना है। पेपर तो टेट का ही था ना, तो उसको भी सॉल्व करवाऊंगा, एंड फिर जो दोबारा एग्जाम हुआ था जनवरी में उसको भी सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद आपका 2019, 18 ये सारे के सारे क्वेश्चन उधर के मैं सॉल्व करवाऊंगा। चलिए, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण है? फिर उसके बाद टॉपिक वाइज क्लास से स्टार्ट होगी। यहाँ पे जो है प्रस्तावना कौशल आपका हो जाएगा। पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है किस कौशल में? प्रस्तावना कौशल में। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसने बहुव्यूहात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था? स्पीयरमैन ने, या जॉन मेयर ने, या गार्डनर ने, या गोलमैन ने? किसने जो है बहुव्यूहात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? गार्डनर ने दिया था। ओके, 11 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है? बताइए सब लोग, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है? व्यक्त करने में, खड़े होने में, या बोलने में, या शुद्ध वर्तनी पढ़ने लिखने में? तो देखिए, जो भी डिसलेक्सिया से ग्रसित रहता है वो जो है उसमें जो कठिनाई होती है पढ़ने में होती है, वर्तनी में होती है। यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से जो है क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? क्या भूमिका नहीं है? सभी लोग 13 का जवाब देंगे सब लोग। शिक्षक को जो है निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए? ये तो बिल्कुल करना चाहिए शिक्षक को। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, बिल्कुल सही है। एंड बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ए वाला आपका जो है नहीं भूमिका होनी चाहिए शिक्षक की, कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान देना नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। सभी बच्चों को एक समान मानना चाहिए और सभी बच्चों को ध्यान देना चाहिए। ओके, चलिए ए वाला आपका नहीं है इसमें। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए जो है क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, या रोक देना चाहिए, या अनुमति नहीं देनी चाहिए, या हतोत्साहित करना चाहिए?
रोक देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अनुमति नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। मतलब अनुमति देना चाहिए और रोकना नहीं चाहिए। हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन ए वाला प्रेरित करना चाहिए कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया था बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है किससे? सामाजिक विकास से, या भावात्मक विकास से, या नैतिक विकास से, या शारीरिक विकास से? बताइए सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है किससे? फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित है, शारीरिक विकास से। यहाँ पे 15 का जितने भी लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? गिलफोर्ड ने, या स्किनर ने, या क्रो एंड क्रो ने, या वुडवर्थ ने? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देंगे। चलिए, व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा था? यह कहा गया था गिलफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया था। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। यहाँ पे ब्रूनर हो गए, और यहाँ पे जो है आशुबेल हो गए, ग्लेजर हो गए, गॉर्डन। तो कौन किससे संबंधित है आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन आपका है, तो यहाँ पे सभी लोग मिलान करेंगे। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ब्रूनर का जो संबंध होगा सम प्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से हो जाएगा। आशुबेल का संबंध जो है, आशुबेल का जो संबंध होगा डियर, इनका संबंध होगा अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान से। ओके, आशुबेल का यहाँ पे ये आएगा, बी का तीसरा में। उसके बाद यहाँ पे देखना ग्लेजर, ग्लेजर का जो संबंध होगा बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से होगा। ओके, उसके बाद गॉर्डन का साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान से। अब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 17 का। 17 का जो ऑप्शन सही होगा डी वाला होगा। ओके, जैसे ही क्लास खत्म हो इसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना। अगला प्रश्न, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या समाधान का प्रथम चरण है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करो। समस्या समाधान का जो प्रथम चरण है वो है समस्या की पहचान करना। 18 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बालकों का अधिगम सर्वाधिक जो है प्रभावशाली होता है जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा जो है मनोचालक पक्षों का विकास होगा, या जो है शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, या पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बालकों का जो है अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है जब जो है बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, तभी जो है सर्वाधिक प्रभावशाली होगा अधिगम। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया था स्मृति स्तर पर जो है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो वो आपका है सामान्यीकरण। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे निम्न में से जो है किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, या सूर्य का सिद्धांत, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत? निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। ओके, यहाँ पे 21 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? प्रतिबिंबात्मक अवस्था, या संकेतात्मक अवस्था, या क्रियात्मक अवस्था, या आंत प्रज्ञ अवस्था? 22 का राइट आंसर बताएंगे। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? देखिए ये तीनों हैं आपके, प्रतिबिंबात्मक, संकेतात्मक, आपका क्रियात्मक, आंत तो प्रज्ञ अवस्था आपका नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है
मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 जो है पदों का वर्णन किया है, वे कौन कौन से हैं? ये ऑप्शन देख सकते हैं। बताइए सभी लोग। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं। तो इसमें आपका खोज भी हो जाएगा, ठीक है, प्रस्तुतिकरण भी हो जाएगा, आत्मीकरण भी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सभी हैं, बट इसमें आपको जो है क्रम में आपको प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहले इसमें खोज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे खोज देखिए सेकंड नंबर पे है, तो सेकंड आपका इसमें है और इसमें है, तो इन तीनों को आपको छोड़ देना है, दोनों को छोड़ देना है। अब खोज के बाद आएगा आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण एक है, तो यहाँ पे दोनों में भी है। उसके बाद आएगा आपका आत्मीकरण। आत्मीकरण का यहाँ पे देखिए 4, तो यही आपका सही हो जाएगा, बाकी खुद आप लोग समझदार हैं। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान, अनुमूल्यन। बताइए कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो अनुमूल्यन आपका जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जो है अधिगम का वक्र नहीं है? निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? मिश्रित, लंबवत या उन्नतोदर या नातोदर? तो कौन सा अधिगम का वक्र नहीं? इसमें लंबवत आपका नहीं है। 25 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सम्मिलित करना है। सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से वीडियो को लाइक करते रहो। यहाँ पे एनिमल इंटेलिजेंट, एनिमल इंटेलिजेंट का संबंध हो जाएगा डियर किससे? थॉर्नडाइक से हो जाएगा। एंड पुनर्बलन की अनुसूची, इसका संबंध स्किनर से होगा। और शार गर्भिता का नियम, इसका संबंध किससे होगा? गेस्टाल्ट से होगा। एंड अनुकूलन का संबंध किससे हो जाएगा? पियाजे से। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा डियर? सी वाला आपका सही हो जाएगा। एक बार रिवाइज आप लोग कर लेना। अगला प्रश्न पीडीएफ से, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन जो है विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या अंतःक्रिया का सिद्धांत? बताइए 27 का जवाब दीजिए। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है 21 वाले में भी पूछा गया था जूनियर में। और बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सर प्राइमरी का है कि जूनियर का है। देखिए क्वेश्चन तो ये प्राइमरी के एग्जाम में पूछे गए थे, बट डिफरेंट कुछ भी नहीं रहता है, थोड़ा बहुत 19-20 रहेगा। बाकी क्वेश्चन आपके लेवल 1 में वही रहेंगे, लेवल 2 में भी वही रहेंगे। चैप्टर तो वही है ना, पढ़ने आपको चैप्टर वही हैं। तो अलग से आपको प्राइमरी की जूनियर की तैयारी आपको नहीं करना है। सीडीपी की एंड आपका जो है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, इन तीनों सब्जेक्ट की अलग से आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है। जो आप लोग प्राइमरी के लिए पढ़ेंगे वही आप लोग जूनियर के लिए पढ़ेंगे। बस अलग से आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? एसएसटी पढ़ना पड़ेगा अगर आप लोग आर्ट साइड से हैं तो। अगर आप लोग साइंस से हैं, बीएससी की हैं, तो आपको मैथ साइंस अलग से पढ़ना पड़ेगा, बस बाकी कुछ भी नहीं। बाकी 3 सब्जेक्ट आपके जूनियर में भी रहेंगे, यही सीडीपी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 उसमें भी रहेगा। बाकी 60 क्वेश्चन आपके सभी को पता है क्या रहेंगे। तो ये 86वां संविधान संशोधन है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन? तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे मैकडूगल थे। लास्ट क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था या शैशवावस्था? तो वो अवस्था है बाल अवस्था। ओके, यहाँ पे 30 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि 8 जनवरी 2020 के एग्जाम में पूछे गए थे। ओके, तो इन सारे प्रश्नों को आपको नोट करना है
जितने भी क्वेश्चन मैं करवाया हूँ। ओके, यही क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना, वीडियो को लाइक कर देना, 50 लाइक कंप्लीट करवा देना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।